बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो इन्हें तलाश कर सके तो मैं इसे माकूल मुआवजा दूंगी। थोड़ी सी बहस के बाद वो रजामंद हो गया और मैंने आपके बजाय इसे सुल्तान शाह का हुलिया बता दिया। मेरा ख्याल था कि अगर इसकी नीयत खराब हो भी जाए तो वो आपको कोई नुकसान न पहुँचा सके, और अगर वो सुल्तान शाह तक पहुँच जाता तो लामहला आपसे भी मुलाकात हो जाती, मगर इसकी तवज्जो सुल्तान शाह पर ही मरकूज रहती। ये सब सुनकर इसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और रात गए मुझे यहाँ लूसी के पास पहुँचा दिया। मुझे कुछ पता नहीं कि ये कौन सा शहर है। मेरे बारे में इन दोनों में कुछ राजो न्याज हुए। फिर ड्राइवर के जाते ही लूसी अपने असल रूप में आ गई। इसने कहीं से अपने दराज कामत साथी को बुला भी लिया था और इन दोनों ने रिवाल्वर की जद पर मेरी जामा तलाशी लेकर 5000 पाउंड से ज्यादा वो रकम बरामद कर ली, जो मैंने जैकब के सरे वाले मकान से इसकी हदायत के मुताबिक हासिल की थी। और अब मैं इसी मकान के एक कमरे में कैद हूँ। लूसी बाहर जाते हुए शायद मेरे फोन का प्लग निकालना भूल गई, मगर वो मुझे बता चुकी है कि दूसरे कमरे में फोन के साथ एक खुद कार रिकॉर्डर मुंसलिक है। ऐसे इसे वापस आते ही मेरी और आपकी गुफ्तगू का इल्म हो जाएगा, मगर आपकी आवाज सुन लेने के बाद मैं हर किस्म के हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग खुद अपनी शामत को दावत दे बैठे हैं। मैंने गजबनाक लहजे में कहा, लूसी का साथी लंदन में मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो गया है और मुझे धमकियां देकर है शाम में लूसी तक पहुंचने पर मजबूर कर रहा है। अभी तक मैं अंधेरे में था और झिझक रहा था, इसीलिए फोन भी किया था ताकि जाने से पहले अंदाजा लगा सकूं। मुकद्दर यावर था कि इस तरह तुमसे बात हो गई। मैं आज ही हर कीमत पर तुम तक पहुंचूंगा। मेरा ख्याल है कि वो मुझे मोटी असामी समझ रहे हैं और आपको घेर कर कोई लंबी रकम हथियाने के चक्कर में है। दिल की बड़ास निकलने के बाद वो बतदरीज एतदाल पर आती जा रही थी। तुम इनका हशर देखना, मैंने गुस्से से कहा। सरे वाले सातों बदमाश जहन्नम वासल हो गए, अब इनकी बारी है। आप यहाँ कब पहुँचे? वक्त इतना मसरूफ गुजरा है कि ये अरसा महीनों पर महीद मालूम होता है। लंबी कहानियां हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो बताऊंगा कि दुश्मनों को कैसी रूसियाही नसीब हुई है। वैसे तुम तो खैरियत से हो ना? बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हाँ, ये सुन लें कि पिछले चंद दिनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जिस दिन अपने तरफ उठने वाले हाथों को शानों से ना उखाड़ सकी तो मुदाफत में खुद अपनी जान दे दूंगी। वो वक्त आने से पहले मैं तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा। आपको ये फोन नंबर कहाँ से मिला? जज्बाती है जान गुजर जाने के बाद इसे सवाल याद आ रहे थे। लूसी के इसी दराज कामत साथी ने दिया था, जो मुझसे लूसी के मामू की हैसियत से मिला था। इसने हमें पहचान तो लिया है, लेकिन इस बारे में शायद पूरी यकीन नहीं है, इसीलिए हमें लूसी के पास भेजना चाहता है ताकि तुम्हारे जरिए हमारी शनाख्त होते ही हमें वहीं घेर ले। किसी वजह से हम जेर हो जाएं तो ये याद रखना कि तुम्हें हर तरफ से भरपूर अजनबियत का इजहार करना होगा। आप बेफिक्र रहें, मेरी वजह से आप पर जरा भी आंच न आएगी। इसने सरे से पहले के वाकयात छेड़ने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती के साथ इसे रोक दिया क्योंकि वो मुझे लूसी के फोन से मुंसलिक टेप रिकॉर्डर के बारे में बता चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि इस आले के जरिए गजाला के माजी के बारे में लूसी की मालूमात में इजाफा हो। जब आप आए तो मेरे घर पर तो सब खैरियत थी ना? इसने पूरी उम्मीद और तजस्सुस अमेज लहजे में सवाल किया और मेरे रोए रोए में दर्द की लहरें सरायत कर गईं। आखिर में उसे क्या बताता और किस मुंह से बताता? सब खैरियत थी, ये बातें मुलाकात पर होंगी। मैंने इस मौजू को वहीं खत्म करते हुए दर्द भरे दिल के साथ कहा और वो बेचारी अपने बदनसीब प्यारों के बारे में जर्रा भी अंदाजा न लगा सकी। सिलसिला मुनक़ता करने से कबल मैं जज्बाती अंदाज में इसे दिलासा दे रहा था और वो एक बार फिर किसी बच्चे की तरह सिसकने लगी थी कि अचानक रिसीवर में इसकी तेज चीख सुनाई दी और फिर दूसरी तरफ से लाइन बेजान हो गई। मैं किसी बेजान पुतले की तरह कई सेकंड तक रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा, फिर इसे क्रैडल पर डाल दिया। सरे में जैकब के मकान से फरार के बाद गजाला का राब्ता दुनिया भर से मुनक़ता था। शायद अखबारात भी इसकी रसाई से बाहर थे। जब ही इसे अपने दुश्मनों के अंजाम का इल्म ना हो सका था, लेकिन इसे कैदी बनाने वाले को हर मामूली सी बात का इल्म था। सरे के वाक़े के बारे में अखबारी क्या सराइयों ने बहुत से इम्कानात की निशानदेही की थी, लेकिन एलन ब्रेज समेत 6 आदमियों की हलाकत और 7 में जख्मी के अस्पताल में कत्ल के बाद वो वारदात सारे तफ्तीशी अदारों के लिए एक बेसरोपा मुअम्मा बनकर रह गई थी, जिसमें ना मुजरम का पता था, ना
वारदात के मुहर्रकात का, लेकिन गजाला को लिफ्ट देने वाले ट्रक ड्राइवर और इसके रुफकाए कार के लिए गजाला को सोनिया समझना बहुत सहल नजर आता था, क्योंकि वो भी एक खूबसूरत एशियाई लड़की थी और एक ऐसे इलाके में मुश्तबा अंदाज में मिली थी जहां एक धमाके के नतीजे में कम से कम 5 कत्ल हो चुके थे, जबकि जैकब के भाई जोसेफ ने तवील बाजपुरस के नतीजे में पुलिस को सोनिया के जो मफरूजा खदोखाल फराहम किए थे वो हर लिहाज से गजाला से मुख्तलिफ थे। लेकिन एक बार गजाला पुलिस की तहवील में दे दी जाती तो काउंट्री और सिरे के मकानात से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पर इसके लिए अपना दिफा नामुमकिन होकर रह जाता। और शायद यही पहलू लूसी और इसके साथियों के पेश नजर था। वो मुझे जेर करने के बाद गजाला वाले मामले में भी ब्लैकमेलिंग कर सकते थे। गजाला से फोन पर गुफ्तगू करते हुए मुझे हैरत हुई थी कि इसने लूसी को सुल्तान का हुलिया बताया था, मगर शॉन ने सारी तवज्जो मेरी जात पर मरकूज रखी थी। लेकिन जरा सा गौर करने पर इसके असबाब भी वाज़ेह हो गए। शॉन ने खुद कहा था कि मेरी शनाख्त सुल्तान की वजह से हुई थी। इसका मतलब था कि गजाला को लूसी की कैद में बेबस करते ही वो हमारी तलाश में लंदन आ पहुंचा था। फिर शायद वो पार्क होटल के मैनेजर से अपने मुरासम की बिना पर सीधा वहीं पहुंचा। ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने इसी वक्त होटल छोड़ने का इरादा किया जब वो नीचे मौजूद था। इसने पहले यकीनी तौर पर सुल्तान शाह को शनाख्त किया, लेकिन वो ब्लैकमेलर होने की बिना पर हमेशा फरीके मुखालिफ के कमजोर पत्तों पर गहरी निगाह रखने का आदी था। लिहाजा मेरा जेब में पड़ा हुआ बायां हाथ फौरी तौर पर इसकी तवज्जो का मरकज बन गया। सुबह के अखबारात की दी हुई इतलात की रोशनी में जख्मी हाथ वाला इसका आसान शिकार साबित हो सकता था। लिहाजा इसने फौरी तौर पर सुल्तान शाह के बजाय मुझे अपनी तरजीही फहरिस्त पर ले लिया, क्योंकि गजाला को ब्लैकमेल करने के लिए तो सोनिया और सरे में 5 आदमियों की हलाकत का हवाला ही काफी हो सकता था। अगर वो सुल्तान शाह को भूलकर मेरे चक्कर में पड़ गया था तो हमें हेशाम भेजने वाली बात कहीं फिट ना बैठती थी। सुल्तान शाह की हतमी शनाख्त के लिए उसे जाने की बात काबिल कबूल थी, मगर मुझे तो वो लंदन में ज्यादा बेहतर तरीके पर खौफजदा करके रकम ईंट सकता था, क्योंकि इस शहर में कानून नाफज करने वाले इदारे ज्यादा मुस्तैद और फाल थे। शॉन के जरा से इशारे पर पुलिस की बारी नफरी किसी भी ऐसी इमारत को आनन फान में गैरेज में ले सकती थी जहां किसी जख्मी हाथ वाले की मौजूदगी का शुबा होता। फिर वो मुझे हेशाम जैसे गैर मारूफ इलाके की तरफ क्यों हाँक रहा था, इस नुक्ते पर गौर करते हुए मेरे बदन के मुसामों से ठंडा ठंडा पसीना बह निकला। इसने फोन पर बात करते हुए किसी सौदे का हवाला दिया था। इसका मतलब था कि मुझे हेशाम ले जाकर अपना कैदी बनाना और भारी दामों पर किसी के हाथों फरोख्त करना चाहता था। 20वीं सदी में भी बाज दूर अफ्तादा और गैर महजब इलाकों में कमजोर इंसानों की खरीदो फरोख्त राइज थी, मगर ये तजारत इतनी आम नहीं थी कि लंदन जैसे बैन अल-अक़वामी शहर में राह चलतों के सौदे होने लगते। मेरे खरीदार सिर्फ और सिर्फ शी के बड़े ही हो सकते थे, जिन्हें दाऊद ने जहन्नम वासल होने से पहले मेरी तरफ से पूरी तरह बदजन कर दिया था। शी अंधेरों में रेंगने वाली किसी जहरीली हजार पा बला की तरह जेरे जमीन दुनिया में अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती थी, और शॉन भी इसी जेरे जमीन दुनिया का एक अदना सा कारिंदा था जो ब्लैकमेलिंग के पेशे से वाबस्ता होने की वजह से दूसरे मुजरमों के मुकाबले में ज्यादा काबिल एतमाद था। मैं इस मौजू पर जितना गौर करता गया, इसी कदर ये ख्याल मेरे जहन में रासिख होता चला गया कि शॉन किसी की मदद लिए बगैर मुझे कैद करके शी के हाथों फरोख्त करने के मंसूबे पर काम कर रहा था, और गजाला के साथी को तलाश करते हुए इत्तफाकन ही मुझे दरियाफ्त कर बैठा था। जबकि इसके दिए हुए फोन नंबर की मदद से मैंने बरतानवी सरजमीन पर कदम रखने के बाद पहली बार गजाला की न सिर्फ आवाज सुनी थी बल्कि इसके ठिकाने से भी वाकिफ हो गया था। कार्ड खुल चुके थे। साफ नजर आ रहा था कि शॉन मैकार्थी मेरे लिए भयानक मौत का प्यांबर बना हुआ था, लेकिन गजाला की बका और आजादी के लिए मैं इसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर था। फोन पर उभरने वाली इसकी आखिरी चीख रह रह कर मेरे जहन में असेबी अंदाज में गूंज रही थी, और मैं बेचैनी के साथ शॉन के फोन का मुंतज़िर था ताकि इसे अपनी रजामंदी से आगाह करते ही शाम के सफर पर रवाना हो सकूं, जहां लूसी एक जहरीली नागन बनकर गजाला को अपने खून आशाम हसार में लिए हुए बैठी थी। सुल्तान शाह का तज्जिया दुरुस्त ही था कि शॉन न पुलिस का मुखबर था न दुश्मन का कारिंदा, बल्कि वो खुद अपने मुफाद के लिए काम करने का आदी था। आखिरी लम्हे तक अपना खेल खेलने के बाद वो अपनी शराइत पर मेरे दुश्मनों के साथ
साथ सौदे पर नजरसानी भी करा सकता था, क्योंकि दाऊद ने शी के बड़ों की निगाहों में मुझे एक ऐसा नाकाबिले शिकस्त अफरीद बना दिया था जिसे जेर करने के लिए दाऊद को मिस्टर एक्स का काबिल रश्क मनसब देकर ग्रुप 9 के मौत के हरकारे पिछले मार्के में झोंक दिए गए थे। इन इकदामात की नाकामी के बाद वो डैनी के लिए मुंह मांगी रकम दे सकते थे। शाम के साहिली कस्बे में गजाला की कैद का इंकशाफ होते ही सूरत हाल बिल्कुल बदल कर रह गई थी और मुझसे फौरी तौर पर किसी फैसला कुन कार्रवाई की मुतकाजी थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से महज इसी की खातर तवील सफर करके लंदन पहुंचा था। लेकिन वो मेरे लंदन पहुंचने से पहले ही नागजीर हालात का शिकार होकर इन लोगों की तहवील से फरार हो गई थी, जो वीरा की तरफ से इसकी हिफाजत और मेहमानदारी पर मामूर किए गए थे। और तवील रपोशी के बाद अब पहली बार इसका कोई सुराग हाथ आया था। जब तक गजाला से मेरी बात नहीं हुई थी, सूरत हाल खासी मुख्तलिफ और महफूज थी। गजाला को लूसी की कैद में कोई खतरा नहीं था, मगर इससे फोन पर बराह रास्त राब्ता होने के बाद इसके लिए खासी दुश्वारियां पैदा हो सकती थी। लूसी वापस आने के बाद फोन से मुंसलिक टेप रिकॉर्डर पर मेरी और गजाला की गुफ्तगू सुनकर चुकन्नी हो सकती थी। गनीमत यह था कि बदली हुई आवाज में अंग्रेजी में होने वाली गुफ्तगू खतरनाक नहीं थी, लेकिन इससे आगे लूसी उर्दू जैसी अजनबी जुबान में होने वाले मुकालमात सुनते ही गड़बड़ का अंदाजा लगा सकती थी। मुझे पूरा यकीन था कि गजाला इसकी बाज पुरस के जवाब में इसे हरगिज कोई ढंग की बात न बताती, लेकिन इसकी वो मज़ाहमत ताखीरी हरबे से ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी। लूसी गुफ्तगू का टेप किसी शनासा को सुनाकर मेरी और गजाला की उर्दू में होने वाली गुफ्तगू के मतन से आगाह हो सकती थी और बस वहीं से इसके लिए दुश्वारियां पैदा हो सकती थी, जिनमें लूसी के इंतकामी तशद्दुद के इम्कानात भी शामिल थे। दूसरी तरफ लूसी का जाली मामू दर हकीकत इसका करीबी शरीक कार था और बदकिस्मती से मैं इसकी निगाहों में आ चुका था और ये भी यकीनी था कि इन दोनों में करीबी राब्ता बरकरार रहा होगा। मेरी और गजाला की गुफ्तगू से बाखबर होते ही लूसी शॉन मैकार्थी को इससे आगाह कर सकती थी और शॉन मेरे बारे में सख्त रवैया इख्तियार कर सकता था। मगर इस पूरे मामले में मेरे नजदीक अहमियत इस बात की थी कि शॉन और लूसी बुनियादी तौर पर ब्लैक मेलर मालूम होते थे, जो बड़े माली मुफाद के लिए किसी सौदे में मुलव्वस हो सकते थे। ब्लैक मेलर होने की वजह से अपने मामलात की राजदारी इनके लिए सबसे अहम थी और वो ज्यादा लोगों को एतमाद में नहीं ले सकते थे। इससे बज़ाहिर मुकाबला आसान था। लूसी गजाला पर मुसल्लत थी और शॉन हम दोनों की निगरानी कर रहा था। सुबह पार्क होटल में सामना होने के बाद से शॉन मुसलसल हमारे तवाक़ुब में लगा रहा था और बज़ाहिर ये महसूस हो रहा था कि मेरे बाएं हाथ के बारे में एक नजरिया कायम कर लेने के बाद वो हमें किसी कीमत पर भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। इसने पार्क होटल से किंग्स क्रॉस ट्यूब स्टेशन, हाइड पार्क और फिर इस फ्लैट तक हर लम्हा हमारी निगरानी की थी और इस वक्त भी गालबन बिकन हॉल मैंशन के कुर्बो जवार ही में मंडला रहा था, ताकि हम बुखला कर कहीं और फरार होने की कोशिश करें तो वो हमारी नकलो हरकत पर नजर रख सके। अगर शॉन मैकार्थी अपने होटल या किसी और ठिकाने पर मौजूद होता तो लूसी बेआसानी फोन पर राब्ता कायम करके इसे नए इम्कानात से बाखबर कर सकती थी, लेकिन हमारे फराक में लंदन की गलियों में भटकते हुए वो फौरी तौर पर लूसी की रसाई से बाहर था। जब तक वो खुद इसे फोन न करता है शाम के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ नहीं हो सकता था। इस एतबार से शॉन के फौरी तौर पर होशियार होने का कोई इम्कान नहीं था। अव्वल तो इसे हिशाम फोन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी और अगर वो फोन कर भी लेता तो लूसी घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने बहुत एहतियात के साथ सारे इम्कानात का जायजा लेते हुए जब ये राय कायम कर ली कि शॉन मैकार्थी इस वक्त भी हमारी कमीगाह के करबो जवार में मौजूद है, तो मुझे अपना काम निस्बतन आसान होता नजर आने लगा। जरा सी एहतियात और मक्कारी से काम लेकर हम इसको बेआसानी अपने रास्ते से हटा सकते थे। तुम मुसलसल खामोश क्यों हो? तवील सुकूत के बाद सुल्तान शाह ने आखिरकार झिझकते हुए मुझे टोक ही दिया। ये तो खुशी का मौका है कि तुम्हें इत्तफाकन ही इस वसी और अरीज इंसानी समंदर में भाभी का सुराग मिल गया है और तुम इस बारे में कुछ कर गुजरने की पोजीशन में आ गए हो। तुम्हारा ख्याल में हम इस वक्त क्या कदम उठा सकते हैं? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में सवाल किया, क्योंकि इससे तबादला ख्याल हमेशा ही सूदमंद साबित होता रहा था। शॉन मैकार्थी हमें हिशाम की तरफ धकेलना चाह रहा है। हमें इसके हुक्म की तामील करना चाहिए। वहां पहुंचकर हम
लूसी को फोन करने की बजाय इसके मकान का सुराग लगाकर वहां दावा बोल सकते हैं। ये ना भूलो कि शॉन किसी मक्कार लोमड़ी की तरह शाम तक हमारा पीछा करेगा और हमारी नकलो हरकत की आजादी देने की बजाय लूसी से राब्ता कायम करने का कोई मखसूस तरीका भी बताएगा। इसके बताए हुए तरीका कार से इनहराफ करते ही हम इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। ये काम इतना सहल नहीं है जितना नजर आ रहा है। हम इसे पहचानते हैं, कोशिश करेंगे कि इसे रास्ते ही में कहीं घेर सके। हम ओछा वार करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इसने मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, नाकामी की सूरत में वो गजाला समेत इस तरह गायब होंगे कि हम इनकी धूल भी ना पा सकेंगे। मैंने रुक कर सिगरेट सुलगाई, फिर धीमे से लहजे में कहा, गजाला से फोन का राब्ता अजीब अंदाज में खत्म हुआ। बात करते करते अचानक इसकी तेज इज़तरारी चीख सुनाई दी और फिर लाइन बेजान हो गई थी। हो सकता है कि लूसी अपने घर वापस पहुंच गई हो। हमें हेशाम पहुंचने में ताखीर नहीं करना चाहिए। हमारी गफलत से भाभी को नुकसान भी पहुंच सकता है। बड़े खेल में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी हो जाता है। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गजाला ने खुद को खूंखार मर्दों पर फातेह साबित किया है, इसलिए मुझे लूसी की हद तक कोई फिक्र नहीं है। हो सकता है कि इसने गजाला को फोन पर बात करते हुए देखकर बेखबरी में इसके बाल नोच लिए हों या थप्पड़ मार दिया हो। मेरी निगाह में इस वक्त इन मामूली बातों की बजाय गजाला की आजादी पर मरकूज हैं। पता नहीं वीरा कहाँ गायब हो गई है, वो बुड़बुड़ाया। इस मौका पर वो हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती थी। इसके नजदीक शी में अपने मुकाम की बहाली ज्यादा अहम है। इसी के बाद वो हमारी तरफ तवज्जो दे सकेगी। फिलहाल तो यही काम है कि इसने हमें सर छुपाने को एक ठिकाना फराहम कर दिया है। लेकिन इसके आदमी अंधे ही थे जो शॉन को अपने पीछे यहाँ तक ले आए। ठिकाना जरूर मिल गया है, लेकिन ये महफूज हरगिज नहीं है। शॉन का हाथ हमारी शहरग पर रखा हुआ है। मेरे जहन में जो तजवीज है, इसमें तुम्हारा किरदार बहुत अहम है। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, क्या मैं हर काम के लिए तैयार हूँ? उसने पुरिश्तियाक लहजे में कहा, वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा, थोड़ी ही देर में शॉन का फोन आएगा। वो कॉल तुम्हें वसूल करना होगी। तुम तो इसे बस इतनी देर तक फोन पर उलझाना होगा कि मैं इस इमारत से बाहर निकल सकूं। तुम इसे बहाना कर सकते हो कि मैं गुस्ल खाने में नहा रहा हूं। इस तरह तो मैं चंद मिनट ही के लिए इसे धोखा दे सकूंगा। इसके बाद भी वो तुमसे बात करने में कामयाब ना हो सका तो होशियार हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए कि मैं इसकी नजरों में आए बगैर बेआवाज पिस्तौल समेत बाहर निकल सकूं। वो बहुत करीब से हमारी निगरानी कर रहा है। फोन करने के लिए इसे अपना मोर्चा छोड़ना होगा। मैं एक बार बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो उसे जेर करना दुश्वार न होगा। मैं अंग्रेजी में बस अपना काम ही चला सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। चक्कर देना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये बताओ कि आखिर में मुझे इससे क्या कहना होगा? इसने मुझसे पूछा। गुस्ल खाने में मेरी तवील मसरूफियत पर माजरत करके उसे चंद मिनट बाद दोबारा फोन करने का मशवरा दे देना। चाहो तो बता देना कि हम इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हेशाम जाने के लिए आमादा हैं, लेकिन तफसीलात वो मुझ ही से तय कर सकेगा। तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, वो तशवीश ज़दा लहजे में बोला। रात के वाक़यात अखबारात में शाया हुए थे। कितने घंटे गुजरे हैं। इस वक्त शहर में हर शख्स चुकन्ना होगा। हाइड पार्क तक हम मजबूर थे, लेकिन एक ठिकाना मिलने के बाद जख्मी बाजू के साथ तुम्हारा बाहर निकलना मखदूश हो सकता है। मेरी मानो तो तुम फ्लैट में ही रुको, मैं बाहर निकल जाऊंगा। मुझे बस इतना समझा दो कि क्या करना होगा। तुमसे बात करने के बाद वो बिल्कुल मुतमिन और बेखौफ होगा। इस तरह मुझे किसी भी कार्रवाई में इसकी भरपूर गफलत से फायदा उठाने का मौका मिल सकेगा, जबकि तुमसे बात न होने की सूरत में वो भड़क सकता है। इन हालात में इसका मशवरा हकीकत पसंदाना था, जिस पर अमल करके ज्यादा बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते थे। मैंने लहजा भर गौर करने के बाद इसकी बात मान ली। ये बात जहन नशीन रखना कि शॉन पक्का ब्लैकमेलर है। अगर वो मारा गया तो बहुत से लोग सुकून की नींद सो सकेंगे। मैंने कहना शुरू किया, असल मकसद उसे घेर कर फ्लैट में लाना है, लेकिन खुद को महफूज रखते हुए अगर उसे हलाक भी करना पड़ जाए तो दरेग ना करना। ये खासा बारौनक और आबाद इलाका है। इसने झिझकते हुए हैरत से कहा, यहाँ खूनरेजी करके बच निकलना आसान नहीं होगा। उसे खौफजदा करके घेरना ही मुनासिब रहेगा। अब तक वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, वरना यूं जोंक बनकर पीछे न लगा होता। मैंने कमरे में बेचैनी के साथ टहलते हुए कहा, उसे हमसे रहम या हमदर्दी की जर्रा भी उम्मीद नहीं होगी। फरार की राह मस्तूद पाकर वो शोर भी मचा सकता है, फिर वो जिंदा बचे जख्मी हो या मारा जाए तुम नहीं बच सकोगे। जो
होगा, देखा जाएगा। इसने बैग में से साइलेंसर समेत पिस्तौल निकालते हुए कहा, तुम्हारी याददाश्त बेहतर है, जरा मुझे इस जगह का मोहल्ले वकूफ समझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद इसके चुंगल में फंस जाऊं। वो इलाका मेरे लिए भी नया था, लेकिन मैंने वीरा के आदमियों के साथ आते हुए ये देख लिया था कि बेकन हॉल स्ट्रीट बेकर स्ट्रीट से मिलती थी, और अगर हमारे फ्लैट वाली इमारत से निकलने के बाद सुल्तान शाह दाहिनी तरफ चल पड़ता तो चंद 100 कदम के बाद ही बेकर स्ट्रीट आ जाती, जहां दाहिनी तरफ चंद कदम के फासले पर डाकखाने के आगे फुटपाथ पर पब्लिक फोन बूथ नस्ब थे। मेरे ख्याल में शॉन के लिए वही करीब तरीन बूथ था जहां से वो हमें रिंग कर सकता था। सुल्तान शाह ने मैगजीन चेक करके पिस्तौल की नाल पर साइलेंसर फिट किया, फिर मेरे मशवरे पर इसने बेहोश करने वाली जादुई कीमियाबी गैस की एक गेंद भी जेब में रख ली ताकि किसी मौका पर आखिरी अरबे के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। अपना प्रोग्राम तय करके हम दोनों बेचैनी के आलम में वक्त गुजार रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी और मैंने झपट कर फौरन ही रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनते ही मेरा दिमाग बाग बाग हो गया, क्योंकि वो वीरा की आवाज थी, जबकि मुझे इसकी तरफ से इतनी जल्दी किसी राब्ते की उम्मीद नहीं थी। तुम कहाँ हो और कितनी देर में यहाँ पहुँच सकती हो? मैंने इसकी आवाज पहचानते ही सवाल कर डाला। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ और उजलत में हूँ, तुमसे कल रात से पहले मुलाकात नहीं हो सकती। रिसीवर में इसकी सपाट आवाज उभरी। मैंने सिर्फ ये मालूम करने के लिए फोन किया है कि तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है। एक साथ कई दुश्वारियां खड़ी हो गई हैं, मैं फोन पर बात नहीं कर सकता, वक्त निकाल कर थोड़ी देर के लिए चली आओ। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मामला बहुत अहम है। सॉरी डार्लिंग। इसका लहजा खुशक और हौसला शिकन था। मुझे लंदन से बाहर एक बहुत अहम महम दरपेश है, मैं कल रात से पहले 1 मिनट भी नहीं दे सकती। शाम को एक डॉक्टर तुम्हारे जख्मों के इलाज के लिए आएगा, तुम फिलहाल आराम करो। अपनी तरजीहात को कल तक के लिए मुलतवी कर दो। मुझे इसके लातल्लकाना अंदाज गुफ्तगू पर यक बयक गुस्सा आ गया। एक रोज पहले तक मेरी साथ मारी मारी फिरने वाली अचानक ही इतनी मसरूफ हो गई थी कि इसने मेरे मुतालबे का सबब जाने बगैर मुझे अगली रात तक हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने का मशवरा दे डाला। डॉक्टर को भेजने की जरूरत नहीं, मैं भी मसरूफ हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ ना मिल सकूंगा, मैंने तैश के आलम में जवाब दिया और इसकी कोई वजाहत सुने बगैर रिसीवर क्रेडल पर दे मारा। दिमाग खराब हो गया है। रिसीवर रखकर मैंने गुस्से से खुद कलामी के अंदाज में कहा, शी में बहाली की उम्मीद होते ही उल्लू की पट्टी खुद को फिर से शुगर क्वीन समझने लगी है। गलती तुम्हारी भी है। सुल्तान शाह ने आहिस्तगी से मुझे समझाना चाहा। वो मामले की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकी। अगर तुम भाभी का नाम भी ले लेते तो शायद वो दौड़ी चली आती। क्या कह रही थी तुमसे? लाट साहब की बच्ची कल रात से पहले वक्त नहीं दे सकती, बहुत मसरूफ है। उल्लू की पट्टी, ये घटिया जुबान तुम्हें जेब नहीं देती। वो मुलामत अमेज लहजे में बोला, ये ना बोलो कि अब इसका मुस्तकबिल शी ही से वाबस्ता हो सकता है, उसे कोई काम सौंप दिया गया होगा। अचानक फिर फोन की घंटी बजी और मैंने ये समझते हुए रिसीवर उठाया कि दूसरी तरफ वीरा ही होगी, लेकिन इधर से शॉन की आवाज आ रही थी। मैंने फौरन ही हाथ हिलाकर सुल्तान शाह को निकल भागने का इशारा किया और इसने फुर्ती के साथ अपनी जगह छोड़ दी। क्या सोचा तुमने? शॉन में कार फोन पर पूछ रहा था। हम समझ रहे हैं कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हारी धमकियों के नताइज से महफूज रहने के लिए शायद हमें तुम्हारे अहकाम पर अमल करना ही पड़े, लेकिन तुम्हें ये जरूर बताना होगा कि तुम हमें हिशाम बेचकर कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हो। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इस नुक्ते पर तुम पहले भी खासी बहस करके मेरा वक्त बर्बाद कर चुके हो, लिहाजा अब मेरा दिमाग मत चाटो। इसकी नागवाराना आवाज सुनाई दी। ये बताओ कि तुम तैयार हो या नहीं? इस वक्त मेरा रद्द अमल इज़्तिरारी था। अब मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे जरिए तुम कोई बड़ा फायदा उठाना चाहते हो और अगर मैं हिशाम जाने से इनकार कर दूं तो भी तुम अपनी मालूमात पुलिस के हवाले करने की हमाकत नहीं करोगे, क्योंकि इस तरह तुम्हें एक पैनी भी ना मिल सकेगी। इससे गुफ्तगू करते हुए मेरा जहन सुल्तान शाह में उलझा हुआ था। मेरा अंदाजा था कि इस वक्त तक वो बिकन हॉल मेंशन से बाहर निकलकर बेकर स्ट्रीट की तरफ कम से कम निसफ फासला तय कर चुका होगा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, इसने जिल्लाए हुए लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारी जहनियत को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैंने इसकी बेआरामी से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, तुम इतने अहमक नहीं हो कि महज मेरे इनकार पर अपने किसी बड़े फायदे से दस्तबरदार होकर लंदन पुलिस के हकीम
लकीर से टाउट बनकर रह जाओ। दूसरी तरफ से रिसीवर पर एक गहरे सांस की आवाज आई। फिर वो बोला, है शाम में दरअसल आज रात कुछ लोग तुमसे अहम मामला पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज की रात गुजर गई तो मुझे एक कोड़ी भी नहीं मिल सकेगी और तुम मेरे लिए बेमुशर्रफ हो जाओगे। इसी सूरत में मुझे पुलिस ही को मदद करना होगी, क्योंकि ये हर अच्छे शहरी का फर्ज है। मुझे नहीं मालूम था कि ये फर्ज तुम्हारी बुनियादों में बैठ चुका है। मेरी दानिश्त में सुल्तान शाह को खासी मोहलत मिल चुकी थी, लिहाजा मैं बेखौफी के साथ इसका मुज़हका उड़ाने पर तुल गया। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि हैशाम में मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश रखने वाली मेरी किस हैसियत में दिलचस्पी ले रहे हैं। सिर्फ तुम्हारा जख्मी हाथ ही इनकी दिलचस्पी का बायस होगा, इन्हें नाम से कोई गर्ज नहीं। इसने मक्काराना लहजे में कहा। तो क्या लूसी उन्हीं के लिए काम कर रही है? वो मेरी बांजी है, मुलाकात का वक्त और तरीका कर वही तय करेगी। मैं तैयार हूँ। पुलिस के हाथों बेबस हो जाने से बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी शराइत पूरी करके अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करूँ। तो क्या तुम हमें अपने साथ ले जाओगे? ब्रिटिश रेल से तुम बराह रास्त जा सकते हो, मेरी कोई जरूरत नहीं। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। यानी तुम हस्बे मामूल हमारा पीछा करोगे? मजबूरी है। इसकी आवाज आई। तुम रास्ता भी तो भटक सकते हो ना। मजीद चंद फिक्रों के तबादले के बाद दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया और मैं फुर्ती के साथ उस थैले की तरफ मतवज्जो हो गया जिसमें हथियार मौजूद थे। चाय ले आऊं सर? जोड़ी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने खलीकाना अंदाज में उसे टाला और फिर दूसरा पिस्तौल अपने कोट की जेब में डालकर बाहर निकल गया। मेरी दानिश में इस वक्त अंदर बैठे रहना खतरनाक हो सकता था, जबकि बाहर निकलकर मैं शॉन मैकार्थी को खबर अपनी तरफ मबजूल करा सकता था। वो मुझे तनहा देकर उलझन में पड़ जाता और इस दौरान में सुल्तान शाह को अपना काम दिखाने का मौका मिल सकता था। अगर सूरत काबू से बाहर होती तो मैं सुल्तान शाह की मदद भी कर सकता था। मैं फ्लैट से बाहर निकलकर इमारत के दाखिली गेट की तरफ बढ़ा तो मेरा दिल आने वाले लम्हात के तस्वर से कनपटियों में धड़क रहा था, क्योंकि एक बड़ी पूरी शाहराह से किसी का अगवा आसान काम नहीं था। मगर इमारत से निकलकर मुख्तसर से बरामदे की सीढ़ियां अबूर करते हुए मेरा दिल खुशी और फख्र के जज्बात से लबरेज हो गया और कदम सीढ़ियों पर ही जम कर रह गए। बीकर स्ट्रीट की सिमत से सुल्तान शाह शॉन मैकार्थी के पहलू बे पहलू चला आ रहा था। इसका एक हाथ जेब में था और शॉन के चेहरे पर बरहमी और जिल्लाहट के आसार दूर ही से देखे जा सकते थे। मैं तेजी के साथ वापस पलटा और अपने फ्लैट की घंटी दबा दी। इंटरकॉम पर फौरन ही जोड़ी की इस्तफामिया आवाज सुनाई दी थी। मैंने अपना मफरूजा नाम दोहराया तो फौरन ही बजर की हल्की आवाज गूंजने लगी, जिसका मतलब था कि दरवाजे का बरकी कफल खोल दिया गया था। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल लिया और इन दोनों की आमद का इंतजार करने लगा। खुश आमदीद शॉन। इन दोनों के करीब आने पर मैंने खुश दिली के साथ कहा, उम्मीद है कि हमारा ये हल्का फुल्का मजाक तुम्हें पसंद आया होगा। हम आंख मचोली के बजाय आमने सामने का खेल ज्यादा पसंद करते हैं। इसने मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा। अगर इसे सुल्तान शाह ने पिस्तौल की जद पर न लिया हुआ होता तो वो यकीनन ड्यूटी ही में मुझसे उलझ पड़ता। जोड़ी ने हम तीनों का हैरत के साथ इस्तकबाल किया और हमारे अंदर दाखिल होते ही फुर्ती के साथ दरवाजा बंद कर दिया था। वो घरेलू खादमा जरूर थी, लेकिन वीरा या इसके आदमियों के साथ काम करने की वजह से ऐसे गैर मामूली हालात की आदी नजर आती थी जो आम औरतों के लिए खौफ का बायस बन सकते थे। फ्लैट की महफूज चार दीवारी में घुसते ही मैंने अपना पिस्तौल जेब से निकाल लिया था। तमाम खिड़कियों पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए इमारत के किसी हिस्से से हमारे देख लिए जाने का कोई इम्कान नहीं था। एक कमरे में पहुंचते ही मेरे इशारे पर सुल्तान शाह ने शॉन मैकार्थी की जामा तलाशी ले डाली और वो नफरत के इजहार के बावजूद जरा भी मुजाहमत न कर सका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।